नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, जहां पर राजनीतिक उथल पुथल का दौर लगातार चल रहा है और अब खबर आई है कि इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है मौजूदा सरकार। इमरान खान कई आरोपों से घिरे हैं और रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं। 2022 की अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से वो हटे। अब उनकी पार्टी पीटीआई के खिलाफ मौजूदा सरकार और शिकंजा कसने के लिए तैयार है। इमरान खान की पार्टी पर रोक लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार के बयान से यह लगता है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। शहबाज शरीफ सरकार का यह कहना है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार तहरीक इंसाफ की गतिविधियों को आधार बनाकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। इसमें 9 मई के हमले से लेकर विदेशी फंडिंग तक के मामले शामिल हैं। यहाँ इमरान खान के ऊपर कई तरह के केसेस हैं, बहुत तरह के आरोपों में वो घिरे हुए हैं। जैसे कि तोशाखाना मामला है, इद्दत यानी कि अवैध निकाह का मामला है उन पर, फिर साइफर केस है जो कि डिप्लोमेटिक केबल का मामला है, विदेश से गलत तरीके से चंदा लेने का मामला है। इन चारों मामलों में या तो सज़ा निलंबित हो गई या फिर ज़मानत मिल गई है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो अभी भी अडियाला जेल में बंद हैं और इस वक्त जो खबर आ रही है कि उनकी पार्टी पे भी प्रतिबंध लग सकता है। अभी प्रतिबंध लगा नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो हर हालत में इमरान खान की पार्टी को और कमज़ोर करना चाहती है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। तो उमा से पहले ये समझना चाहते हैं, उमा के पाकिस्तान में इस वक्त जो ये खबर आ रही है वो अभी हुआ नहीं है कि पार्टी पे प्रतिबंध लग गया, पर ये लग सकता है, इसकी पूरी तैयारी है। एक तो ये बताएं कि ये प्रतिबंध लगने की प्रक्रिया क्या हो सकती है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कि पीटीआई के फेवर में गया है, वो फैसला ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं, 70 रिजर्व सीट्स होते हैं जिसमें कि 60 महिलाओं के लिए और 10 अल्पसंख्यकों के लिए, तो उस रिजर्व सीट्स में पीटीआई की भी भागीदारी बनती है और कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुए थे तो पीटीआई का जो सिंबल है वो बैट वो छीन लिया गया था और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे 93 की तादाद में, और उन्होंने जो एक दूसरी पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया था, एसआईसी पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके आधार पे वो अपोजिशन के तौर पे नेशनल असेंबली में बैठ रहे हैं। तो ये जो फैसला आया कि उनको उनकी जीती हुई सीटों के आधार पे रिजर्व कोटे की सीट भी मिलेगी, तो इससे पीटीआई की जो स्थिति है असेंबली के अंदर और ज़्यादा मजबूत होगी। इस पृष्ठभूमि में अगर देखें तो अब जो सरकार ने फैसला किया है पीटीआई को बैन करने का, जिसके लिए वो कैबिनेट से मंजूरी लेगी और रेफरेंसेस लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है वो देखने की बात होगी। लेकिन सीधी सी बात है कि पीटीआई की बढ़ती ताकत से, इमरान खान के जेल में बंद होने के बावजूद पीटीआई की बढ़ती ताकत से और जो लीगल बैटल है उसमें से उसको जीत मिली है, उससे शहबाज शरीफ सरकार कहीं ना कहीं सहम गई है और उसे लगता है कि अगर पीटीआई इसी तरह ताकतवर होती गई और उपचुनाव में अगर उसे कामयाबी मिलती गई तो कल को जो नंबर इस कॉलिशन गवर्नमेंट का, इसमें कि 12 पार्टियां शामिल हैं, उनको खतरा हो सकता है। और इसीलिए इस मूव के तौर पर देखा जा रहा है कि पीटीआई पे वो बैन लगाने की बात कर रही है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा रुख है वो पीटीआई के समर्थन में नजर आता है। जहां तक आपने बात की इमरान खान के ऊपर लगे आरोपों की, तो 4 बड़े मामले जिसमें कि वो जेल में बंद थे, उनमें उनको या तो राहत मिल चुकी है या जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक तोशाखाना के अलग मामले में और मई 9 दंगे मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। तो मंशा साफ है कि पीटीआई के जो प्रमुख हैं नेता, इमरान खान को उनको जेल के भीतर ही रखना है ताकि वो अगर बाहर आ जाएंगे तो पार्टी को और ज़्यादा जो मजबूती है वो मिलेगी और वो बड़े प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि जो पब्लिक में जो एंगर है सरकार के खिलाफ और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए इमरान खान के ऊपर लगे तमाम आरोपों को एक साथ रखकर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, साइफर केस का मामला हो या इसके अलावा जो मई 9 दंगे का मामला है, इन सभी मामलों को लेकर वो एक रेफरेंस बनाने की तैयारी में है। एक और अहम बात यह है कि आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान और उस समय के राष्ट्रपति जो अलवी हैं उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला बनाने की तैयारी में पाकिस्तान की सरकार
सरकार है। जी जी। राष्ट्रपति पे यह आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से नेशनल असेंबली को भंग की थी इमरान खान की सिफारिश पे 2022 के पहले, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल किया था। तो इन तमाम मामलों को लाकर इमरान खान के गले की नई फांस बनाने की तैयारी है और साथ ही साथ उनको पार्टी को भी उसमें फंसाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका उमा। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हैं इस वक्त खालिद महमूद, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ यहाँ कमर आगा भी हैं, कूटनीतिक मामलों के जानकार। खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान से जो ये खबर आ रही है कि अब इमरान खान की पार्टी पर भी और शिकंजा कसेगा और पार्टी को बैन किया जा सकता है, तो ये कितना मुमकिन है कि ऐसा हो? इमरान खान जेल में हैं, उनके ऊपर कई मामलों में उन्हें बेल मिली, लेकिन कई मामले हैं जिसकी वजह से वो अभी भी जेल के अंदर हैं। बावजूद इसके उनकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इलेक्शन में। तो ये भी लगता है जैसे कि मौजूदा सरकार को इस बात की फिक्र है कि ये पार्टी और पॉपुलर होगी अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, तो किसी तरह उन्हें जेल में ही रखा जाए। और अब जो ये खबर आ रही है, ये आपको लगता है कि एक आसानी से ये हो पाएगा कि इस पार्टी को बैन किया जाए, और क्या इनके ऊपर इल्जाम हैं जिसके तहत बैन करने की बात हो रही है? पहली बात तो ये है जी कि जिस बौखलाहट में आके मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया कि पीटीआई पे बैन न करना, ये एक नामुमकिन बात है, क्योंकि जब ये रेफरेंस तैयार करेंगे कैबिनेट से अप्रूवल के बाद तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 13 जजों में से 11 जजेस ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ हैं, जिन्होंने अभी कल उनको इतर केस में भी उनको फैसला दिया उनके हक में, और दूसरे जो भी मामलात हैं उसमें मुकम्मल तौर पे इमरान खान को बाकायदा तौर पे उनकी फैसले दिए जा रहे हैं। तो ये बुखलाहट का शिकार होकर हुकूमत ने ये फैसला किया कि किसी तरीके से हुकूमत को मना किया जाए कि हुकूमत ये मतलब इमरान खान के हवाले से फैसला कर सके कि इनकी पार्टी का है। और इसमें अताउल्लाह तारड़ जो कि हैं, उन्होंने आज जो बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि कैबिनेट में अगली कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला किया जाएगा। तो ये अभी जिसको कहते हैं सिर्फ एक पीटीआई पे प्रेशर बिल्ड करने का एक क्या कहा जा सकता है, पाबंदी नहीं लग सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए। और जहां तक इनके खिलाफ नामजद हैं कि इनकी पीटीआई जो है वो दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस है, तो साइफर केस उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर दी। इसके अलावा जो फंडिंग केस है उसमें भी वो बदबदी हो चुके। 9 मई के वाकयात हैं उसमें पहले बरी हो चुके थे और अब दोबारा रेफरेंस के खिलाफ किया गया। ये सारी बातें जिसको कहते हैं कि पानी में मधानी बेर है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है खालिद महमूद साहब। जब तक शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, जब तक मैं कमर आगा साहब से बात समझना चाहूँगी कि अब जब ये फॉरेन फंडिंग का मामला भी कहा जा रहा है कमर आगा साहब, और कहा जा रहा है कि देशद्रोह का मामला हो सकता है इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर, जैसा कि खालिद महमूद कह रहे थे कि एक बौखलाहट भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यानी कि इमरान खान जो जेल में बंद हैं, अडयाला जेल में हैं, उनकी पार्टी ने इसके बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इमरान खान और उनकी पार्टी की वहाँ पर जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बनी हुई है। कुछ किसी तरह का खौफ या डर या बौखलाहट ज़रूर है मौजूदा सरकार में कि इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इमरान खान का असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अभी भी मजबूती से बना हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर वही है इस समय, और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता तो मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन भी जीत जाते। उनका अगर सिंबल बैट उनको मिल जाता और पार्टी इलेक्शन लड़ती फुल फोर्स के साथ, तो उनको कोई नहीं हरा। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उनको इतनी सीटें मिल गई। और फिर उसके बाद जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें यह तय हुआ कि जो माइनॉरिटीज की सीट सी रिजर्व सीट वो इनको दी जाएगी, इनका ये इंटाइटल है इनकी पार्टी में, तो उससे तो ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। इसी वजह से ये लोगों ने बौखलाहट में किया है। देखिए, सेना जो है वो किसी भी सूरत से इमरान खान को सत्ता में नहीं आने देगी। ये सारे चार्जेस जो हैं ये किसी भी कोर्ट में जो होंगे खारिज हो जाएंगे, इसलिए कि
वायलेंस, इंसाइटिंग वायलेंस, या उसके बाद ये कि स्टेट सीक्रेट पास किया, फिर उसके बाद ये कि इन्हीं ने बड़ी बड़ी बातें हैं, ये उनको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम है। और इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का, वो कुछ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि मुल्क स्लाइड कर रहा है, ऐसी तरफ जा रहा है जिससे कि वो निकलना मुश्किल होगा। तो वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी सूरत से वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अमन शांति बनी रहे। दूसरी बात ये कि इतनी पॉपुलर मूवमेंट को आप बैन करना आसान काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। और अगर ऐसा हुआ तो वायलेंस फैलने के भी डर हैं तो फिर पाकिस्तान के अभी अंदर। इस वक्त इस तरह की बात करने का मकसद क्या हो सकता है? जो वहां पर मंत्री वहां के कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार के, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इतना आसान नहीं है कि ये कर दिया जाए। फिर इस वक्त ये जो वो बात कह रहे हैं उसका इस वक्त क्या मकसद है? टाइमिंग जो है उसको कैसे देखा जाए? खालिद महमूद, आप अगर आपकी आवाज़ में आ रही हो ठीक से तो आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है इसको लेकर, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है। खालिद महमूद साहब। जी, रिएक्शन यही है कि इस वक्त हुकूमत ने जिस बुखलाहट का शिकार ये फैसला किया है उसका आज तो उन्होंने खबर दे दी पाकिस्तान और इंडिया के चैनल को कि बैन लगाया जा रहा है, लेकिन कल को यही खबर जो है कि हुकूमत के अपने ऊपर उलट पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए ऐलान किया गया है तहरीके इंसाफ, और इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ना तो बैन लग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर रेफरेंस भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको पहली पेशी में उड़ा के रख देगा, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक पसंद ऐसी जमात जो पसंद ना हो उसके खिलाफ आप पाबंदियां लगाएं, उसको बैन कर दें। ये सिर्फ एक जाती पसंद और नापसंद की बात है। हुकूमत को चाहिए जो अभी 4 माह हो गए हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, दूसरे ऐसे काम करे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। वो अभी तक इसी से किसी तरह तरीके से इमरान खान की पार्टी और उसके काम कर सके, जो कि बढ़ती ही जा रही है इमरान खान की जेल में होने के बावजूद। जी जी, कमर आगा साहब, ये भी ये तरार साहब ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है PMLN, उन्होंने ये तय किया है कि वो एक रिव्यू अपील भी फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो PTI को दी गई हैं नेशनल असेंबली में। तो अब ये रिव्यू भी होना है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो सब्र है वो ख़त्म हो गया है, उसको हमें हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और पाकिस्तान की तरक्की या अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो वो PTI के वजूद के साथ साथ यानी उसकी एग्जिस्टेंस के साथ साथ नहीं हो सकता। तो वो चार्जेस लगा रहे हैं और एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है। इसका रिएक्शन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी हो सकता है, क्योंकि अवाम में अभी भी PTI और इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं। देखिए, ये जो इस समय हुकूमत है वहाँ के ऊपर, ये टोटली वही काम कर रही है जो आर्मी उनसे कह रही है। उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा। अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, कैसे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप कैसे अमन शांति या डेवलपमेंट नहीं हो सकता बगैर इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के? दूसरी बात ये कि नगमा, मैंने पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है उसका चलाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है जी। और अगर इस तरह की बातें नहीं हो पाएंगी सुप्रीम कोर्ट से तो किसी न किसी स्टेज पे इनको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जिससे कि सेना अपना सत्ता नहीं छोड़ेगी किसी भी हाल में, चाहे पाकिस्तान रहे या ना रहे। वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी सत्ता को अपने पास रखेंगे। ऑलरेडी उन्हीं ने खैबर पख्तूनख्वा और फिर उसके अलावा बलूचिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर में उनका मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से बहुत डरावनी रिपोर्ट्स हैं। फिर वही हो रहा है जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वक्त में हुआ था, ज़रबे अज़्ब जब लगाई गई थी ऑपरेशन, उसमें हजारों लोग मिसिंग हैं, जिसको कि अभी तक जो डिमांड कर रहे हैं ये लोग जो हैं पश्तून मुहाफिज मूवमेंट के मिसिंग लोग कहाँ हैं उसके बारे में मालूम कर रहे हैं। वो एक बड़ा पॉपुलर मूवमेंट खड़ा हो गया है। और भी मैंने ये भी कहा कि अगर
हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन होता है, जनता किस तरीके से बिहेव करती है, एक उसकी तैयारी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला इनको, तो फिर मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉ ही रहेगा और उसके अलावा कोई इनके पास चारा बचता नहीं है, इसलिए कि इनके ऊपर काफी प्रेशर है। हाँ, मार्शल लॉ के लिए ये जरूरी है कि अमेरिका से संबंध अच्छे हों, ताकि अमेरिकन जो है उसको मान्यता दे दें, जैसे पहले उन्हीं ने दिया था। बगैर उसके, वरना तो वो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे और बड़ी प्रॉब्लम होगी। आजकल वो अमेरिका से उनकी बातचीत भी बहुत जी तेजी खालिद से आगे महमूद बढ़ रही साहब है। जी खालिद महमूद साहब, आप अग्री करते हैं कि ये एक तरह से एक टेस्टिंग हो रही है इस वक्त, तैयारी, और चूंकि गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट वो बहुत कामयाब नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी है, वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का ध्यान भी हटा के दूसरी तरफ भी करना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लोगों का ध्यान इस तरीके से इस वक्त मुल्क एक मुकम्मल तौर पे माशी बहरान और माली बहरान का शिकार है। महंगाई है कि वो रुक नहीं, और आवाम को उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मिल नहीं रही, बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के खिलाफ किसी वक्त भी एक लावा पड़ सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि कुछ और मुमालिक ने भी अभी IMF के जो कवानीन थे उनको लागू करने के लिए के खिलाफ धरने दिए गए, और वहां पे भी पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो सकता है। जी और अगर हुकूमत के खिलाफ आम लोगों पे दिक्कत आई तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं। जैसा आपने कहा कि एक टेस्ट हो रहा है कि मार्शल लॉ है, तो इस वक्त भी मार्शल लॉ ही है पाकिस्तान में। जी जो भी इस वक्त कानून बने हैं, जो बातचीत हो रही है, जो जी हुकूमत फैसले कर रही है, वो हाँ फौज की ही कहने पे कर रही है। तो अगर ये खुल्लम खुल्ला मार्शल लॉ लग जाएगा तो फिर शायद पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाए। तो वो इस वक्त जो फौज के फैसले हैं जी वो आप हुकूमत के जरिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल। खालिद और महमूद साहब, यही आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है थोड़ी थोड़ी, पर आपने जो कहा कि ये भी फ़ौज के कहने पर ही एक तरह से हो रहा, फ़ौज के इशारे पर ही काम हो रहा है, और एक तरह से लोगों का ध्यान भी हटाने की कोशिश है उन तमाम मुश्किलात से जिसका सामना कर रही है पाकिस्तान की आवाम, जिसमें बहुत बड़े तौर पर महंगाई है, वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वह बहुत बुरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है आपके लिए। एक सवाल ये है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपनी जवाब अपना भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या संविधान के नाम पर राजनीतिक विवाद उचित है? आपको बता दें कि बीजेपी विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान को लेकर आक्रामक हुई और केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। वहीं विधि एवं न्याय मंत्रालय हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। ये पोर्टल एक तरह से ज्ञान के भंडार के तौर पर काम करेगा। इन सब के बीच ये सवाल है कि संविधान के नाम पर राजनीतिक विवाद क्या सही है? मॉनसून आ चुका है और देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश का इंतज़ार भी था, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है और ये मौसम है बारिश का, लेकिन कई जगहों पर इससे कुछ परेशानी भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश होगी और आंधी और तूफान आने का भी अनुमान है। IMD ने मुंबई और पालघर में येलो अलर्ट जारी किया है, यानी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में खास करके तेज बारिश होगी, जिसमें पालघर है और मुंबई है, यहाँ पे येलो अलर्ट है। और ठाणे, रायगढ़ और पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ पर और भी ज्यादा बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी में जबरदस्त बारिश की वजह से एक पहाड़ी खिसकने का वीडियो आया, जो कि काफी तेजी से
वायरल हो गया है। ये तस्वीर, ये वीडियो हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी पहाड़ी तेज बारिश की वजह से खिसक गई है अपनी जगह से। इसको जैसे लैंडस्लाइड होता है, ये पूरी ज़मीन वहाँ से एक तरह से खिसक गई है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे। गनीमत ये रहा कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी डराने वाला है। जिस तरह से भारी बारिश की वजह से पूरी पहाड़ी ही खिसक गई है। एक ही पल में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा है। तो ये रत्नागिरी के इलाके की तस्वीर आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं नासिक, महाराष्ट्र में ही नासिक की तस्वीर। नासिक में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और तेज़ बारिश की वजह से अंजनेरी पहाड़ वहाँ पर है, जिस पर 8-10 बच्चे फंस गए हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर घूमने जाते हैं लोग। यहाँ अंजनेरी पहाड़ पर जो लोग गए वो वहाँ पर फंस गए। पर्यटकों के अभिभावकों ने जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दिया। जिला नियंत्रण कक्ष ने वन विभाग से संपर्क किया और फंसे हुए पर्यटकों को वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्यटन से जुड़े इन इलाकों में अब न जाने की हिदायत दी गई है। बावजूद इसके पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इन इलाकों में बारिश तेज होती है, तो अगर यहाँ पर इस वक्त जो है जाना है तो देख कर जाना चाहिए कि मौसम कैसा है और क्या यह यहाँ जाना जो है वो सुरक्षित हो सकता है। आप देखिए ये तस्वीर, पहाड़ी पर फंसे हुए बच्चों को वन विभाग ने सुरक्षित आखिरकार निकाला है। हमारे साथ फोन लाइन पे मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, सुजाता द्विवेदी। सुजाता, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बारिश तेज हो रही है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी। मौसम विभाग ने कई तरह के अलर्ट जारी किए हैं इसको लेकर। किस तरह की तैयारियां नजर आती हैं इससे जूझने के लिए? बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात कर ले इस बार के इन तमाम जो बारिश का जो संभावना बताई गई है मौसम विभाग द्वारा, उसमें रत्नागिरी से लेकर जो तमाम कोकण के इलाके हैं जिसमें चिपळूण शामिल है, वहाँ पर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ कई सारे लोगों के फंसे होने की भी संभावना, जिसके चलते जो तमाम निचले इलाके हैं और साथ ही जो लो लाइंग और निचले जो तमाम इलाके हैं वहाँ से लोगों को निकाल कर एक सेफ जगह पर ले जाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी जो है वो ना हो और साथ ही लोगों को और जीवन को किसी प्रकार की हानि ना हो। जिसके चलते एक और देखा जाए तो रेड अलर्ट जारी करने के चलते वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें उन तमाम ऐसे गांव की जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और खेड़ इलाके में स्थित है, वहाँ पर भी इस समय हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों को अपने घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है जल जमाव के चलते। और साथ ही जो खेड़ तालुका है वहाँ पर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगहों पर तैयारी की गई है, लोगों को हटाया जा रहा है इन इलाकों से। धन्यवाद आपका सुजाता, हमें इस जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश के ग्रीन कैंपेन में अदानी समूह का एक अहम योगदान। ग्रीन कैंपेन के तहत 11 लाख पौधों का योगदान किया गया है। 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। इंदौर में एक दिन में 10,65,000 पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना है। अडानी ग्रुप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पर्यावरण के इस महाप्रयास में शामिल है। समूह ने 2030 तक 10 करोड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है। ग्रुप इसके लिए मध्य प्रदेश को 11 लाख पौधे अपनी तरफ से मुहैया करा रहा है। ये पौधे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अब अडानी समूह ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रिलियन ट्रीज प्लेटफॉर्म पर साल 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प पर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं में से एक है।